डेमोक्रेटिक भारत का पुराना दोस्त कम्युनिस्ट रशिया अगर कम्युनिस्ट चाइना के साथ में खड़ा नजर आता है तो इस पर आपको हैरानी नहीं करनी चाहिए। और इस बात के ऊपर भी आप हैरानी मत करिए कि इंडिया के आर्मी जनरल पहली बार सऊदी अरेबिया और यूएई की विजिट के ऊपर गए हैं ऑफिशियल। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है, आपको दिखाई दे या नहीं दे। सऊदी, यूएई और भारत मिलकर स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कॉपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यह खबर टर्की, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत को एक सेंट्रल पोजीशन मिलती जा रही है और अब तक जिसको पाकिस्तान साइडलाइन करना चाहता था कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, वही कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान और सऊदी के बीच के अंदर सबसे बड़ा रिफ्ट बन गया है। केवल इतनी सी बात नहीं है, पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि 20 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में नौकरी करते हैं, जिनके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान की उन पर डिपेंड करती है। वो सब धीरे धीरे बंद हो सकती है। दूसरी ओर 85 लाख जो भारतीय मजदूर सऊदी में काम कर रहे हैं, उनकी तादाद अब बढ़ने वाली है। यहां दो बातें हो गई हैं, सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, साथ ही के अंदर वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया की तरफ से जाने वाला एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। और पाकिस्तान के लाख गिड़गिड़ाने, शोर मचाने के बावजूद यूएई और सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं कहा है। कारण बिल्कुल साफ है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान केवल चाइना के दम पर उछल रहा है। चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर क्लेम्स करते रहे ताकि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके। इसके अंदर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। और जहां पर पाकिस्तान का थोड़ा बहुत कुछ था बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पर पाकिस्तान ने दिखा दिया, जितने शोषण किए, जितना वहां पर कत्लेआम किया, कि पाकिस्तान अपनी खुद की टेरिटरीज के अंदर भी पीस ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता। अब देखिए, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया की बादशाहत खत्म करने की कोशिश कर रहा है और माना जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया को सऊदी अरेबिया ने विशेष तौर पर बुलाया है और वहां पर सऊदी अरेबिया के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ में उनकी मीटिंग पूरे के पूरे रीजन का रुख पलट सकती है। तुर्की का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि वो भी यहां पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही के अंदर तुर्की के बगल में आर्मेनिया अजरबैजान का बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यह भी समझ में आ गया था कि कम्युनिस्ट रशिया का दोस्त आर्मेनिया अगर रशिया का दोस्त नहीं होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये देखिए, आर्मेनिया की एक तरफ अजरबैजान है और दूसरी तरफ तुर्की। तो ये वाला हिस्सा आर्मेनिया है और इसके आसपास वाला अजरबैजान। मैप को देखकर आपको पता पड़ जाएगा कि अजरबैजान भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरीके से, जैसे ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश था, उसी प्रकार से 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। साथ ही के अंदर यहां पर एक और हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं नगोर्नो काराबाख। यह हिस्सा आर्मेनिया का ही हुआ करता था, मगर हाल ही के अंदर रशिया और टर्की ने मिलकर क्या खेल किया है उसको समझ जाइए। तुर्की ने अजरबैजान का साथ क्यों दिया, इसको जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। वहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन इस्लामिक है, वहीं पर आर्मेनिया के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। अब इस डिस्प्यूटेड एरिया की शुरुआत कहां से हुई, डिस्प्यूट की शुरुआत कहां से हुई, उसको जानिए। ये दोनों ही देश यूएसएसआर का हिस्सा रहा करते थे। जब यूएसएसआर टूटकर रशिया और बाकी कंट्रीज में अलग हुआ तो ये दोनों के दोनों देश भी एग्जिस्टेंस के अंदर आए थे। आर्मेनिया वही कंट्री है जहां पर 94% रशिया का ही वेपन्स यूज होते हैं और वो रशिया को ही अपना सबसे प्यारा दोस्त समझा करते थे। 94% डिफेंस इक्विपमेंट अगर रशिया से आर्मेनिया के अंदर जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि मुश्किल के वक्त के अंदर रशिया उसका साथ देगा। मगर क्या ऐसा हुआ? आर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया ने मिलकर नागोर्नो काराबाख पीस डील को साइन किया है। ये एक प्रकार से पीस डील कुछ भी नहीं है, इसमें केवल और केवल आर्मेनिया का नुकसान हुआ है और वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाला नुकसान हुआ है। इसमें लिखा गया है कि अजरबैजान ने जितना भी हिस्सा नागोर्नो काराबाख का ऑक्यूपाई कर लिया था कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, वो सारा का सारा तो अजरबैजान रखेगा ही, उसके अलावा भी बहुत बड़ा हिस्सा आर्मेनिया को, अजरबैजान को देना पड़ेगा, क्योंकि रशिया ये चाहता है। साफ तौर से ये कोई पीस डील नहीं है। रशिया की वजह से आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हाल ही के अंदर वो 94% जो डिफेंस वेपन्स थे वो कम होने वाले थे आर्मेनिया के। और यही एक मुद्दा भी है कि रशिया फिलहाल इंडिया से थोड़ा नाराज चल रहा है और आर्मेनिया का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद ही हाल ही के अंदर रशिया की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इंडिया की तरह, वो इंडिया को चाइना के खिलाफ भड़का रहे हैं। रशिया को डर है चाइना और रशिया अकेले पड़ जाएंगे अगर इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी तरफ मिला लिया और एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाली बात रशिया ने कही है और उसका सेंटर पॉइंट इंडिया है। रशिया को इंडिया से एक और बात की परेशानी थी आर्मेनिया वाले हिस्से के अंदर। हाल ही में इंडिया ने आर्मेनिया को $40 मिलियन का स्वाति रडार बेचा था। अब इस बात को समझिए कि जो ये युद्ध हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, उसके अंदर रशिया का S-300S, जो कि उनका सबसे एडवांस्ड है, S-400 से पहले डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ड्रोन्स के द्वारा। वो ड्रोन्स कहां से खरीदे गए थे? जो अजरबैजान ने खरीदे थे। वो ड्रोन्स तुर्की ने अजरबैजान को बेचे थे और रशियन डिफेंस
डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यानी रशिया की एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हो रही थी कि S-300 मिसाइल सिस्टम उनका किसी काम का नहीं है। वहीं पर इंडिया का जो स्वाति रेडार सिस्टम है उसने कई सारे टर्किश ड्रोन्स को उड़ा दिया था। आर्मेनियन फोर्सेस ने अजरबैजान के 7 ड्रोन्स को पहले ही दिन उड़ा दिया था, और क्योंकि केवल एक ही रडार सिस्टम वहां पर पहुंच पाया था, वो हर जगह डिप्लॉय नहीं हो सकता था। फरवरी के अंदर ही इंडिया के साथ में आर्मेनिया ने डील करी थी। पहला स्वाति रडार सिस्टम वहां पर पहुंचा था, 3 और आने वाले थे। जो पहला था उसने कमाल दिखाया, मगर जो रशिया का S-300 मिसाइल सिस्टम है वो कुछ नहीं कर पाया, उल्टा उसी को ड्रोन्स ने खत्म कर दिया। अचानक से रशिया बैकफुट पर है। वहां के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया को एंटी चाइना गेम्स के लिए प्रोवोक किया जा रहा है और इन्होंने एक क्वाड बना लिया है। देखिए, रशिया इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कहीं पिक्चर में नहीं है, मगर फिर भी उसको क्वाड से क्या समस्या हो सकती है? तो असली समस्या उनकी इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन की है। मिलिट्री कोऑपरेशन भी आप इस प्रकार से देखिए कि इंडिया कितना सारा सामान रशिया से इंपोर्ट करता है। 86% इस समय इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से ही आता है, और ये उसी प्रकार से चिंताजनक बात है जिस प्रकार से आर्मेनिया की थी। आर्मेनिया ने भी अपने आप को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया था, वो भी 94%, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इंडिया का लोहा डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च के अंदर पूरा वर्ल्ड मान रहा है, और रशिया चाइना के बचाव में उतर कर आ रहा है। रशिया और चाइना कम्युनिस्ट एलाइज हैं, एक ही प्रकार की विचारधारा है। उसी प्रकार से इंडिया और अमेरिका दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं, एक प्रकार की विचारधारा है। इंडियंस का एम्प्लॉयमेंट आप देखते हो तो सऊदी यानी खाड़ी देशों के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस जाते हैं, साथ ही के अंदर अमेरिका के अंदर भी इंडियंस बहुत ज्यादा नौकरी करने जाते हैं। मगर ये जो कम्युनिस्ट देश हैं ये केवल अपना माल इंडिया के अंदर बेचते हैं। इनका जो माल है उससे बेटर इंडिया के अंदर बनने लग गया है, और साथ ही के अंदर रशिया खुलेआम चाइना के सपोर्ट में उतर आया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है वो भी देखिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पहली बार चाइना के खिलाफ इतना सख्त रवैया किया है। चाइना LAC के ऊपर भारी तादाद में अपने सैनिक ला चुका है, और उसका कारण पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि हमारा ये कारण है, वो कारण है। S जयशंकर ने यह कहा है कि चाइना ने 5 तो अलग अलग कारण बता दिए, मगर अभी तक वो बता नहीं पाया कि उसका क्या इंटरेस्ट है, क्यों अपने सैनिक यहां पर बढ़ा रहा है, और क्यों वो पुराने जो एग्रीमेंट्स है उनको तोड़ रहा है। और यह कहा गया है कि चाइना की बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। वो एक बात के 5 तो रीजन बता चुका है, फिर भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंडिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि एक तरफ तो LAC के ऊपर आप तनाव कर रहे हो, हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे हो, और कह रहे हो कि इस बात को छोड़ दो, बाकी सब चीजों को चलने दो। पाकिस्तान को इंडिया ने कहा था आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चलेंगे, पहले आतंकवाद के ऊपर बात होगी, उसके बाद दूसरी बात होगी। उसी प्रकार से चाइना के ऊपर पहली बार यह कह दिया गया है कि एक तरफ तो तुम LAC के ऊपर ये सिचुएशंस कर रहे हो और कह रहे हो कि बाकी सब चीजें चलने दो, ऐसा नहीं होगा। पहली बार इंडिया ने इतना सख्त कहा है। इंडिया पर निशाना साधने के लिए चाइना ग्लोबल टाइम्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है, ऊट पटांग बातें लिखता रहता है, मगर 3 हफ्ते हो गए चाइना ने इंडिया के खिलाफ एक सिंगल आर्टिकल नहीं लिखा। ग्लोबल टाइम्स के ऊपर जाकर आप खुद देख सकते हैं कि चाइना को अचानक हो क्या गया है। हर प्रकार के आरोप इंडिया पर लगाने वाला अचानक से मुंह में दही क्यों जमा कर बैठ गया। अभी तक जो ये मान रहे थे कुछ नहीं हुआ, उन सब के सामने ये सबूत हैं कुछ तो हुआ है, क्योंकि चाइना कभी इतना शरीफ नहीं था, रशिया कभी चाइना के लिए इतना ओपनली सपोर्ट नहीं करता था, सऊदी के अंदर इंडिया के कभी आर्मी जनरल गए नहीं थे, और इंडिया भी कभी इतना खुलेआम चाइना को टारगेट नहीं करा करता था। क्या इंडिया को इसी प्रकार से अपना रुख कड़ा रखना चाहिए, इसी प्रकार से डिसीजंस लेने चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने चाहिए, और एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहिए कि ये 1960 नहीं 2020 है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।